Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 3-dimensional Geometry Exercise 11.2 Introduction। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मीन्स दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालने वाले हैं। मान लो हमारे पास 3D स्पेस में ये एक लाइन है, इस लाइन को मैंने बोल दिया क्या है L1, इस लाइन को बोल दिया क्या है L2। क्लियर है। तो हमें ये एंगल निकालना मीन्स ये थीटा की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे। क्लियर है। तो बेटा जब भी हमें अगर दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ गिवन भी होगा। तो मान लेते हैं यहां से हमें जो गिवन होगा वो क्या होगा, इस L1 की और L2 के क्या होंगे, डायरेक्शंस रेशोज हमें गिवन होंगी। तो हमने लेट कर लिया कि L1 की जो डायरेक्शंस रेशोज हैं, जो डायरेक्शंस रेशोज हैं वो क्या है A1, B1 और C1, और L2 की जो डायरेक्शंस रेशोज हमें गिवन है वो क्या है बेटा, वो हमें गिवन है A2, B2 और C2। क्लियर है। क्या क्या गिवन है, A2, B2 और C2। L1 की डायरेक्शंस रेशोज क्या गिवन हमें A1, B1 और C1। तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर ये एंगल थीटा निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा, कोस थीटा इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, कोस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। क्या आएगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 और प्लस C1 इंटू C2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ किसका, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस B1, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। क्लियर है। और इनटू में क्या आएगा, इनटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर। अगर ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। किसका एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल। क्लियर है। फार्मूला हमने कैसे लिखा है, ठीक है बेटा यहां तक। उसके बाद बात करते हैं हम, ये तो हमें जो फार्मूला मीन्स हमने जो थीटा निकाला वो किसकी टर्म्स में निकाला, कोस की टर्म्स में। यहां से हमने साइन की टर्म्स में भी निकालना पड़ सकता है बेटा। तो यहां से जो साइन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो एक आइडेंटिटी होती थी, हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ के आते थे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता था। क्लियर है। तो यहां से अगर साइन के टर्म्स में निकालना तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहां से क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन की टर्म्स में निकालना तो क्या कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर देंगे और कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। क्लियर बेटा यहां तक। तो ये फार्मूला कौन सा बेटा, ये फार्मूला कौन सा है, द एंगल बिटवीन, लिख देते हैं द एंगल बिटवीन द लाइंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, क्लियर है। उसके बाद ये फार्मूला कौन सा था, इसको भी लिख देते हैं एक बार। क्या बोलेंगे इसको, कि दिस इज द फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस whose directions ratios are given। अगर हमें डायरेक्शंस रेशोज गिवन है दो लाइंस की तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अगर डायरेक्शंस कोसाइंस गिवन हो तो क्या फार्मूला होगा, अगर हमें क्या गिवन हो, इन दोनों लाइंस की डायरेक्शंस क्या गिवन हो, कोसाइंस गिवन हो तो क्या फार्मूला होगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, मैं ये जो डायरेक्शंस कोसाइंस बोल रहा हूं अगर गिवन होगी तो क्या फार्मूला होगा, तो मैं वो फार्मूला इसी फार्मूले से निकालने जा रहा हूं। कैसे निकलेगा वो देखते हैं।
जो फार्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू क्या, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 और प्लस N1 इंटू N2 और कंप्लीट का मॉडुलस। कैसे आया? अब बात आती कि फार्मूला कैसे आया, देखो ध्यान से देखना है। याद करो बेटा, जो हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइंस होती थी जब हम पीछे पढ़ के आए थे, तो डायरेक्शंस कोसाइंस कुछ मैंने ऐसे लिखवाई थी कि L होगा क्या, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो बेटा, क्लियर है? ऐसे ही डायरेक्शंस कोसाइंस क्या क्या होती थी, L M और N होती थी। M किसके इक्वल होता था, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही होती थी बेटा। सेम ऐसे ही अगर n की बात करें, मीन्स थर्ड डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, तो क्या होगी, n इक्वल टू c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ऐसे ही होती थी बेटा डायरेक्शंस कोसाइंस हमारे पास। क्लियर है? यहाँ तक यही होती थी ना डायरेक्शंस कोसाइंस। अब मैं वही चीज यहाँ पे अप्लीकेबल कर रहा हूँ। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो डायरेक्शंस कोसाइंस के सेट भी कितने मिलेंगे हमें, एक इसका सेट मिलेगा, एक इसका सेट मिलेगा L1 का, एक L2 का। तो ये L1 M1 किसके डायरेक्शंस कोसाइंस हैं, लाइन L1 की, और L2 M2 किसके डायरेक्शंस कोसाइंस है, ये L2 लाइन की। क्लियर है? अब ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, इस फार्मूले से वो देखते हैं। अगर L1 किसकी डायरेक्शंस कोसाइंस है, इस कैपिटल L1 लाइन की है, तो इस कैपिटल L1 लाइन की डायरेक्शंस रेशोज क्या है, A1 B1 C1 है। तो बेटा जब L1 किसके इक्वल होगा, क्या A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? तो मैं इस कंप्लीट की जगह A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर की जगह क्या लिखा मैंने, L1 लिखा। उसके बाद A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, L2 लिखा। सेम ऐसे ही बीच में प्लस है तो प्लस, B1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर की जगह क्या लिखा मैंने, M1, और B2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म की जगह क्या लिखा, M2, प्लस C1 डिवाइडेड बाय दिस की जगह N1 और C2 डिवाइडेड बाय दिस की जगह N2। तो ये फार्मूला मैंने यहीं से निकाला है। क्लियर है? मीन्स जब भी हमें डायरेक्शंस कोसाइंस अगर गिवन होंगी तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब दो लाइंस के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना हो, एंगल फाइंड आउट करना हो। क्लियर है? तो मैंने बता दिया बेटा, इसको रटना नहीं है इस फार्मूले को, ये इसी से जनरेट हुआ है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं बेटा, क्या बेटा, उसके बाद अगर हमें बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का एक फार्मूला पता है, वो ये फार्मूला था। क्लियर है? तो वहां से वी कैन ड्राइव टू रिजल्ट्स, वहां से दो रिजल्ट्स हम ड्राइव कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो रिजल्ट फॉर परपेंडिकुलरिटी और सेकंड रिजल्ट है रिजल्ट फॉर द पैरेललिज्म। मींस अगर लाइंस पैरेलल हो तो वो एक रिजल्ट आ सकता है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो वहां से भी एक रिजल्ट आ सकता है। तो हम यहां से क्या लिख रहे हैं, टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशोज, दो लाइंस हैं और उनकी जो डायरेक्शंस रेशोज हैं वो हैं A1 B1 C1 एंड A2 B2 और C2 R। तो वहां से दो रिजल्ट ड्राइव हुए। कौन कौन से? एक फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल, और एक है जब लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट रिजल्ट है इफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, मींस L1 पैरेलल किसके, L2 के। तो जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं और बेटा में डायरेक्शन से रेशोज गिवन है, इट मींस वो डायरेक्शन से रेशोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हो या एक लाइन और एक वेक्टर पैरेलल हो तो वहां से जो डायरेक्शन से रेशोज होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अगर L1 और L2 पैरेलल हैं और L1 के डायरेक्शन से रेशोज ये हैं और L2 के डायरेक्शन से रेशोज ये हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देन A1 डिवाइडेड बाय A2
इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 और इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2, मीन्स जो डायरेक्शंस रेशोज थी दोनों ही लाइंस की वो क्या हो जाएंगे, परपोर्शनल हो जाएंगे। दैट्स क्लियर बेटा, अगर लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड रिजल्ट क्या था हमारा, अगर दो लाइंस क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, तो यहां से क्या लिखेंगे, इफ टू लाइंस L1 and L2 are perpendicular, PERPENDICULAR, perpendicular मीन्स L1 क्या हो जाए, परपेंडिकुलर किसके, L2 के। तो चेक कर लो बेटा, देखो एक बार मैं ऊपर वाली लाइन पे दोबारा से आता हूं, पैरेलल लाइन से, तो चेक करो, जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो कुछ ऐसी होंगी, ये मान लेते हैं लाइन L1 है, ये मान लेते हैं लाइन L2 है, तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जीरो बनेगा। ऑब्वियसली एंगल कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा, दोनों के बीच में जीरो बनेगा। और अगर एंगल जीरो बना तो जो हमारा मेन फार्मूला था कोस थीटा निकालने का, तो वहां पे थीटा कितना बना, जीरो, और कोस जीरो कितना होता है, 1। क्लियर है। तो वहां से हमारे पास क्या आ गया कि डायरेक्शन से रेशियोज क्या होगी, प्रोपोर्शनल। उसके बाद सेकंड केस में मैंने बोला कि L1 और L2 कैसी लाइंस हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हैं तो मान लो ये लाइन L2 है, ये लाइन L1 है, कुछ ऐसे ही होंगी। अब ये क्या हो चुकी है, परपेंडिकुलर हो चुकी है, मीन्स एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मीन्स थीटा की वैल्यू क्या बनेगी अब की बार, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनी तो मीन्स कोस थीटा मीन्स थीटा इज 90, तो कोस 90 इज जीरो, और कोस जीरो मीन्स कोस 90 अगर जीरो हो गया बेटा, स्टार्टिंग में चेक कर लो, अगर कोस 90 जीरो हो गया तो ये नीचे वाली टर्म उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट जीरो, मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू जीरो बचेगा। दैट्स क्लियर बेटा, ये रिजल्ट्स हम एक्सरसाइज में यूज भी करेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, जब थीटा क्या हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका, तो L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो चुका है, 90। तो हमारे पास क्या बचा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू जीरो। दैट्स क्लियर बेटा, कैसे आया रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है बेटा। दैट्स क्लियर। तो हमारे पास क्या आ चुका है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसी पे बेस्ड, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या हो सकता है बेटा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमें इन दो लाइंस के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो मैंने वो लाइन ही ड्रॉ कर ली अपनी तरफ से, मान ली लाइन L1 और L2 है, हुज डायरेक्शंस रेशोज आर 1 to 2 and 3 to 6 रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं इस L1 के जो डायरेक्शंस रेशोज क्या है, डायरेक्शंस रेशोज ऑफ लाइन L1 क्या है, 1 to 2 है, और डायरेक्शंस रेशोज ऑफ लाइन L2 के क्या है, 3, 2 और 6 है। और चेक कर लो, जो हमने फार्मूले के अंदर बताया था वो क्या माना था, यहाँ पे A1 B1 और C1 माना था, यहाँ पे क्या माना था, A2 B2 और C2 माना था। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, मींस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली वही फार्मूला यूज करने वाले हैं। क्या फार्मूला होता था बेटा, कोस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 इंटू A2, मीन्स डायरेक्शन रेशोज की क्या होंगी, मल्टीप्लाई A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, और डिवाइडेड बाय क्या आता था, अंडर रूट ऑफ जो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशोज हैं उनका स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड, मींस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इनटू में अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही फार्मूला होता था बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ a1 इंटू a2, a1 इज 1, a2 इज 3, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज आल्सो 4, इनटू में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर इज 9, b2 स्क्वायर इज 4 और c2 स्क्वायर इज 36। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, दैट इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 6 इज 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 और 4 8 और 1 9 मीन्स अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 40 प्लस 9 इज 49। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर यहां तक? उसके बाद कोस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या बन चुका है, 12 प्लस 4 इज 16, 16 प्लस 3 इज 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 मीन्स कितना है हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 21। अब कोई बच्चा पूछेगा सर आपने मॉडुलस कैसे रिमूव कर दिया? मॉडुलस क्या काम करता है, नेगेटिव टर्म को क्या बना देता है, पॉजिटिव। ये पहले से ही क्या है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस हमने क्या कर दिया, रिमूव। हमने थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? क्लियर है? और बेटा मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में भी पूछने मुश्किल है बेटा। फिर कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कैसा क्वेश्चन होगा बेटा, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना ना, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो हमें क्या गिवन होगी, इक्वेशंस गिवन होंगी। कौन सी? वेक्टर इक्वेशंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन, मीन्स हम लिख सकते हैं यहां से व्हेन देयर वेक्टर इक्वेशंस इज गिवन। लिख दो चलो, व्हेन देयर वेक्टर इक्वेशन इज गिवन, हमें क्या दी होंगी, वेक्टर इक्वेशन दी होंगी और हमें क्या निकालना होगा, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है? फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। वो वेक्टर इक्वेशंस कैसी होंगी, मान लो एक लाइन L1 है, उस लाइन L1 की जो वेक्टर इक्वेशन दे रखी होगी वो कैसे होगी, R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। सेकंड जो लाइन होगी उसकी वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन होगी, मान लेते हैं क्या है, R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। अब यहां से पूछेगा कि दो लाइंस के बीच में एंगल बताओ। मान लेते हैं ये लाइन कौन सी है, L1, ये कौन सी है, L2। दिस इज ए L1, दिस इज ए L2 और इसकी अब की बार हमें क्या गिवन है, वेक्टर फॉर्म गिवन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में गिवन है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये हुआ ना क्वेश्चन अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो चेक कर लो बेटा। ये जो इक्वेशन होती थी वेक्टर फॉर्म, ये किसकी होती थी, ये किसकी होती थी, एक लाइन की इक्वेशन है और कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। कब की, जब एक लाइन एक वेक्टर की क्या होती थी, पैरेलल होती थी और एक पॉइंट क्या होता था, गिवन होता था, तभी की है ना ये। क्लियर है? और बेटा अगर एक लाइन एक वेक्टर की क्या हो, पैरेलल हो, तो उन दोनों की डायरेक्शंस रेशोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। और क्या यहां से हम B1 वेक्टर को नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, हम वहां पे लिख के भी आए थे। तो हमारे पास जो ये B1 वेक्टर होगा ये क्या होगा, B1 वेक्टर की जो डायरेक्शंस रेशोज होंगे वही किसके होंगे, लाइन L के। क्यों? क्योंकि लाइन L1 पैरेलल होगी किसके, इस B1 वेक्टर के। तो B1 वेक्टर हमारे पास वहां पे होता था A1i कैप प्लस के B1j कैप और प्लस के C1k कैप। तो इस B1 वेक्टर के जो डायरेक्शंस रेशोज हैं वो क्या हैं, चेक कर लो, A1 B1 C1 है, यही किसके हो जाएंगे, लाइन L1 के भी यही। क्यों? क्योंकि लाइन L1 इज ए पैरेलल ऑफ ए वेक्टर B1। क्लियर है? सेम ऐसे ये B2 वेक्टर,
जो ये B2 वेक्टर होगा ये क्या होगा, लाइन L2 के पैरेलल होगा। लाइन L2 के पैरेलल होगा तो जो B2 वेक्टर के डायरेक्शन से रेशोज होंगे वही किसके होंगे, लाइन L2 की। और B1 B2 वेक्टर कैसे लिखा गया होगा, A2I कैप प्लस के B2J कैप और प्लस के C2K कैप। इट मीन्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ B2 वेक्टर क्या हो जाएंगे, A2 B2 और C2, और यही किसके होंगे डायरेक्शन रेशोज, लाइन L2 के होंगे। दैट्स क्लियर बेटा। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशोज आ चुके हैं दोनों ही लाइंस के, तो क्या हम थीटा नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या था फार्मूला, चेक कर लो, कोस थीटा किसके इक्वल होगा, A1 इंटू A2, इसके डायरेक्शन रेशोज इंटू दिस के डायरेक्शन रेशोज, तो क्या आया A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इनटू में अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर और कंप्लीट का मॉडुलस। दैट्स क्लियर। जब हमें दो लाइंस गिवन थी, दो लाइंस की वेक्टर इक्वेशन में गिवन थी, वहां से हमने क्या निकाल दिया, थीटा निकाल दिया। और चेक कर लो ये किसके इक्वल भी होगा, मॉडुलस ऑफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, B1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ B2 वेक्टर और डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चेक कर लो, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यही तो आएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। क्या इसको B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या है ये मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर है। और जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या है, ये इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ही तो है। चेक कर लो, इट मीन्स ये तीनों ही टर्म क्या हो चुकी हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो चुकी है। क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या यहां तक, क्लियर है ना यहां तक। जब हमें दो इक्वेशंस गिवन है, मींस वेक्टर फॉर्म गिवन है दो लाइंस की, तो एंगल कैसे निकालना है वो क्लियर है। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। अगर इसकी हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी तो कैसे हम थीटा निकाल पाएंगे। अगर इन दो लाइंस की, जो ये लाइंस हमारे पास L1 और L2, अगर इनकी हमें क्या गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, तो कैसे हम थीटा निकालेंगे उस पे बात करते हैं। मान लो L1 लाइन की जो में क्या दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वो दे रखी है हमें क्या, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल टू, सॉरी A2 नहीं B1, क्या आएगा यहाँ पे, B1 आएगा। क्लियर है। सेम ऐसे z माइनस z1 डिवाइडेड बाय C1। क्लियर है। और L2 की जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है, x माइनस x2 लिखो, y नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस x2 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइडेड बाय B2 इक्वल टू z माइनस z2 और डिवाइडेड बाय C2। अगर ये हमें गिवन है कार्टेशियन फॉर्म, तब कैसे निकालेंगे थीटा दो लाइंस के बीच में, वो देखते हैं। चेक कर लो बेटा, जब भी दो लाइंस के बीच में अगर थीटा निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन से रेशोज चाहिए ना, क्या चाहिए, दोनों लाइंस की डायरेक्शन से रेशोज। और चेक कर लो डायरेक्शन से रेशोज ये रही हमें गिवन, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो क्या कोस थीटा नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो जब भी हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, अगर हमें वेक्टर फॉर्म गिवन है तो भी हम एंगल निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट ही डायरेक्शन से रेशोज अगर हमें मिल जाए तो भी हम क्या निकाल देंगे, दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल देंगे। क्लियर है, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर बचेगा, जिसके अंदर हम लास्ट टॉपिक करेंगे क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मीन्स दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैं एक अलग सेपरेट लेक्चर में करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो उसकी। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा।
अगर कंफ्यूज हो गए बेटा वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि इस चैप्टर में काफी यूज हो रहा है 3D में, और 3D चैप्टर इसीलिए ऐड होता है बेटा क्योंकि लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में जाके बहुत सारे हमारे पास फार्मूलेज हो जाते हैं। इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि फार्मूले को कैसे याद रखना है, कैसे इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से याद रखना है, या फिर कैसे अगर हमारे पास कुछ लाइंस या कुछ वेक्टर्स जो हमें गिवन होते हैं, मैं जो स्टार्टिंग में बता के आता तो वहां से कैसे हम इन फार्मूलेज को निकाल सकते हैं, मैं वहां से तुम्हारी कुछ ज्यादा हेल्प कर सकता हूं। इसलिए तुम्हें बता देता हूं बेटा, टाइम इसलिए हमारे लेक्चर्स में ज्यादा लगता है। क्लियर है? तो लास्ट टॉपिक करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।